हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूं प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो ये प्रयास सीरीज क्या है, पहले मैं उसके बारे में बताता हूं, फिर आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं वो बताऊंगा। तो प्रयास सीरीज बच्चों NSCGS 2024 जो एग्जाम है उसके लिए फिजिक्स हम इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में अब तक हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं मैं बता देता हूं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये कवर हो चुके हैं यहां तक, ठीक है। और आज से हम रोटेशन चैप्टर जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी मैंने सेशंस लिए हैं उन सेशंस के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही उसी सेशन से रिलेटेड असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इस सीरीज को पहली बार देख रहा है, ठीक है, आप पास्ट वीडियोस में जाके ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। और इन्हीं सेशन के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट लिंक्स प्रेजेंट है, आप उनको यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर, रोटेशन चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे मैं वो आपको बताता हूं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये हमको कवर करने हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूं। तो बच्चों देखो, पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो दो चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो टू थिंग्स टू कीप इन माइंड और टू एस्पेक्ट्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। टू थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो इसमें से पहला है, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये एक क्वांटिटी है, ये एक चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हीं चीजों की जिनके पास मास है, यानी कि जिनके पास इनर्शिया है, जो कि नेम में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम किस पार्टिकल या किस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अबाउट विच एक्सिस। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन होता है ये किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें यह बात याद रखनी है, ठीक है, कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहा हूं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच रहा हूंगा या उसके बारे में बात कर रहा हूंगा, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूंगा, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट हो सकता है, या अगर मैं और बेहतर तरीके से बताऊं तो जनरली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट का या कौन से पार्टिकल का कैलकुलेट कर रहे हैं और किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक चोजन पार्टिकल का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ चोजन पार्टिकल, ऑफ अ चोजन पार्टिकल, ठीक है, अबाउट अ चोजन एक्सिस, अबाउट अ चोजन एक्सिस। मतलब हमने दोनों चीजें सेलेक्ट कर ली, हमने पार्टिकल भी सेलेक्ट कर लिया, हमने एक्सिस भी सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो सपोज ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस का नाम XY रख देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है और जिस मास का कैलकुलेट करना है, जिस पार्टिकल का, वो m मास का पार्टिकल है जो कि यहां पे कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, इस पार्टिकल का इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है। तो अब जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे XY एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का, ये होता है md², ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ चोजन एक्सिस। और इस डेफिनेशन से कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है जो तुम नोट कर सकते हो। वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो होगी kg इंटू मीटर स्क्वायर। जो ऐसा यूनिट बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो kg इंटू मीटर स्क्वायर होगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एटलीस्ट जितनी फिजिक्स हमें आती है उस फिजिक्स के बेसिस पे तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, क्यों, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और d², डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो भले से ही हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। जीरो कब होगा भैया? तो मास ही जीरो। सर मास जीरो है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात ही क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है भाई, अगर मास जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करना ही बेकार है। फिर भी क्या मास के नॉन जीरो होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इस मास को उठा के इस एक्सिस पे रख दोगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, यानी कि इस तरह से जीरो किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मुझे बता देगा कि तुम्हें कितनी क्लैरिटी आई। तो ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है m मास का जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। फिलहाल के लिए एक्स वाई मान लेते हैं, यानी कि इस पार्टिकल को हमने एक्स वाई प्लेन में मान लिया है। और अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट, तो तुम लोग क्या कहोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल नोटिस करो, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस, नोटिस करो बच्चों कि क्या ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा? ठीक है, क्या ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा? तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो एम वाई स्क्वायर बन जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस इज एम वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम आई वाई निकालोगे तो ये निकालने के लिए तुम्हें इस पार्टिकल का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा जो कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई एक्सिस के अबाउट वो एम एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से तुम ये नोटिस कर सकते हो जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि एक ही पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, चलो ये एक बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। सपोज हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अबाउट अ चोजन एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, मतलब अब हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल है। ठीक है, हम कह रहे हैं एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल है। तो सपोज सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मैंने वापस से एक एक्सिस चूज कर ली, सपोज ये एक्स वाई है, ठीक है, और ये एक मास है m1, ये मान लेते हैं एक मास है m2, ठीक है, एक मास इधर मान लेते हैं m3, ठीक है, m3, ठीक है, एक मास इधर है m4, कहीं पे भी मान लो, ऐसे ही हमारे पास n मासेस है। ठीक है, टोटल मिला के n मासेस है। तो हमसे कहा गया कि इस पूरे सिस्टम ऑफ मासेस का, इन सारे मासेस का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालो। तो इसको निकालने के लिए हमें हर एक पार्टिकल का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको मान लो, ये हमें किसी ना किसी इंफॉर्मेशन से पता लगना चाहिए। सपोज हमें पता लग गया कि ये d1 है, इसी तरीके से सपोज ये d2 है, ठीक है, उसी तरीके से मान लो ये d3 है, ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये d4 है, ठीक है, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लेते हैं dn है, nth पार्टिकल का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, दिस विल बी गिवन बाय moment of inertia of the first particle about this axis, moment of inertia of the second particle about the same axis, moment of inertia of the third particle about the same axis, and so on। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे m1 d1 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर प्लस m3 d3 स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब जितने भी पार्टिकल है हर एक पार्टिकल का हम इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देंगे जो चोजन एक्सिस थी उसके अबाउट, और उन सबको ऐड कर देंगे। इससे हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। ठीक है, इस पर भी हम एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं हमने कुछ पार्टिकल्स, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स मान लेते हैं, 4 पार्टिकल्स हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिए हैं। ठीक है, स्क्वायर का साइड लेंथ a मान लेते हैं। ठीक है, ये मास सपोज m1 मान लेता हूं मैं इसे, ये मास सपोज m2 है, ये मास सपोज m3 है, और ये मास सपोज m4 है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो। ठीक है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकालो, और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, देखो, तो पूरे सिस्टम का जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, तो m1 तो एक्स एक्सिस पर ही है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो गया।
m4 एक्स एक्सिस पर ही है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। m2 एक्स एक्सिस से a डिस्टेंस पे है और m3 भी एक्स एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो हम लिखेंगे m2a² प्लस m3a²। नोटिस करो, सिमिलरली जब y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे, m2 y एक्सिस के ऊपर है, इसका कंट्रीब्यूशन 0, m1 y एक्सिस के ऊपर है, इसका कंट्रीब्यूशन 0, m3 और m4 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से वो a के बराबर है, तो हम लिखेंगे m3 इंटू ए स्क्वायर प्लस m4 इंटू ए स्क्वायर, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात होगी, अब बात करेंगे z एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो z एक्सिस है कहां, तो z एक्सिस स्क्रीन से यू बाहर निकलती हुई एक्सिस है, ये देखो आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, स्क्रीन से बाहर निकलती हुई एक्सिस, तो जब पूरे सिस्टम का हम z एक्सिस के अबाउट लिख रहे होंगे, ठीक है, पूरे सिस्टम का जब हम z एक्सिस के अबाउट लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए देखो z एक्सिस अगर ये है तो m1 मास का z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया, क्योंकि m1 मास तो z एक्सिस पर भी प्रेजेंट है, वो x पे भी था, y पे भी था, z पे भी है, 0 हो गया। m2 मास का z एक्सिस से जो डिस्टेंस है क्या वो a के बराबर है, सोच के देखो। ठीक है, तो m2 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा m2a²। ठीक है, अब m3 मास का देखो, एक्सिस इस तरीके से है, तो m3 मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये हुआ, नोटिस करो ये x एक्सिस है। ठीक है, तो m3 मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ वो हो जाएगा √2a। ठीक है, तो √2a का स्क्वायर कर देंगे, और वापस अब अगर m4 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये एक्सिस है, तो m4 का जो कंट्रीब्यूशन है वो a है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो a है, तो कंट्रीब्यूशन m4 इंटू a² हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द चोजन एक्सिस x y z। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम एक पार्टिकल्स के सिस्टम का किसी चोजन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इफ वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स या पार्टिकल्स के सिस्टम में फर्क क्या है। ठीक है, फर्क ये है बच्चों, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्जेक्ट जो होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमने कहा कि ये एक रॉड है, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमको इस तरह का कुछ करने को कह रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस रॉड का जो नियरेस्ट एंड है वो एक्सिस से a डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो कॉन्सेप्चुअली हम इन क्वेश्चंस को क्या किस तरह सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो रॉड है दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें रॉड के अबाउट और ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हाउ डू वी डू दिस, वी डू दिस बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां से x डिस्टेंस पे मैं कहूंगा कि भाई dx लेंथ का एक टुकड़ा ले लो जिसका कुछ मास होगा, इसका मास dm मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि ये मास dm हम कैसे लिखेंगे, तो मास हम लिखेंगे यूनिटरी मेथड से कि m मास जो है वो l लेंथ में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dx लेंथ में जो मास होगा वो इतना होगा, तो हमने मास लिख दिया। ठीक है, अब इसको एक पार्टिकल की तरह अगर ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा टुकड़ा है, तो अगर इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट वो हम लिखेंगे इस पार्टिकल का मास इनटू इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m/l x² dx, और नेक्स्ट हम इसका करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो इधर आ जाएगा i, इधर आ जाएगा m/l इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम, अब यहां पे केयरफुली देखना बच्चों, जो पहला टुकड़ा था वो यहां पे था। ठीक है, तो इस जगह पर x की वैल्यू a के बराबर थी, तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमें मास मिला, और जो आखिरी एलिमेंट होगा, आखिरी टुकड़ा होगा वो x = l + a पे मिल जाएगा। ठीक है, तो x की जो लिमिट होगी वो जीरो नहीं, a से लेकर l + a तक जाएगी, तो ये हो जाएगा m/l और फिर l + a का क्यूब बाय 3 माइनस a³/3। ठीक है, तो ये जो है इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर लेंगे, इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले को यूज करके ही निकाल लेते हैं, बाय वे ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़ा लंबा सा, मतलब अच्छा सा नहीं लगा ना ये, मतलब कि बड़ा मेहनत वाला काम लग रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर मेहनत लग रही है
तो हम अपने मैथमेटिशियन दोस्तों को बता देते हैं कि भाई हम फिजिक्स में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। हम सॉलिड स्फीयर के साथ डील करते हैं, हम हॉलो स्फीयर के साथ डील करते हैं, डिस्क के साथ डील करते हैं, रिंग के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने कहा कि मैथमेटिशियंस को बोला कि भाई तुम एक काम करो, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, तुम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली है, अब तुम अपनी मैथमेटिक्स लगा के हमें इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स है इनके लिए एक प्री डिफाइंड एक्सेस, एक स्टैंडर्ड एक्सेस मान लेते हैं जो बहुत ऑब्वियस एक्सेस होगी, अभी मैं बताऊंगा कौन सी, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हमें दे दो ताकि जरूरत पड़ने पे हम उसको यूज करते रहे, हमें मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसको हमने ऑफ कोर्स हम खुद भी डिराइव कर सकते हैं, इतनी गणित तो हमें आती है, लेकिन ये गणित हम सीखेंगे 11th और 12th के लेवल पे आके। अभी क्योंकि हम एनएससीजीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह रखते हैं, उसको मैथमेटिक्स हैवी नहीं बना देते हैं। ठीक है, तो हमने अपने दोस्तों से कहा जिनको मैथमेटिक्स आती थी कि भैया ये हमारी रिक्वायरमेंट है, पूरी करके हमें दे दो ताकि हम उसको यूज कर सके। उन्होंने हमें क्या दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज एक हॉलो स्फीयर की। ठीक है, तो अगर एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, ठीक है जिसका मास m है, रेडियस r है, और मैं तुमसे पूछता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए द मोस्ट ऑब्वियस एक्सिस जिसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, रिमेंबर एक्सिस बदलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, तो अगर मैं फॉर्मूला याद करना चाहता हूं तो मुझे साथ में यह भी याद करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला किस एक्सिस के अबाउट एप्लीकेबल है। तो इसमें जो मोस्ट ऑब्वियस एक्सिस है वो है डायमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हॉलो स्फीयर का, वो आता है 2/3 mr²। ठीक है, कहां से आया भैया, इंटीग्रेशन से आया, मैथमेटिशियंस ने बताया, हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हॉलो स्फीयर का, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर का। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, यानी कि पूरा का पूरा स्फीयर मास से भरा हुआ है। ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं, एक्सिस इसके लिए भी हम द मोस्ट ऑब्वियस एक्सिस लेंगे यानी कि डायमीटर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ये सॉलिड स्फीयर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, दिखने में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, देखो। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं, इसकी एक्सिस अगेन द मोस्ट ऑब्वियस एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। ठीक है, हम एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें देखो ये सिलेंडर एक ऐसी डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है क्या, जिसकी हाइट, जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम निकालेंगे, इसका मास m और रेडियस r मान लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वही आ जाएगा, या सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, mr²/2। ठीक है, इसको हम कलेक्शन ऑफ डिस्क की तरह मान सकते हैं। डिस्क अगर इसको मैं अलग अलग डिस्क में ब्रेक कर दूं, m1 m2 m3 m4 m5, इन डिस्क अलग अलग मास के डिस्क है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म डिस्क की बात कर ली, हम रिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग का कितना होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग का, तो जो रिंग होगी, ठीक है, अगेन उसके लिए जो स्टैंडर्ड एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस हो जाएगी। पेन थोड़ा ठीक से नहीं चला। ठीक है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ये इनफैक्ट सोचना भी आसान है, जब सारे के सारे मासेस एक्सिस से बराबर दूरी पर है तो बस सीधे सीधे mr² हो जाएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म रिंग से तुम यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर का इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा mr²। देखो क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट रॉड। ठीक है, तो ये अगर एक रॉड है तो इस रॉड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 हो जाएगा, where mass is m and length is l।
ठीक है, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर प्लेट का कुछ इस तरीके से, ये लेंथ ए मान लेते हैं, ये लेंथ बी मान लेते हैं। ऑलराइट, तो सपोज अगर हम इस एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस जो इस रेक्टेंगल के प्लेन में है और सेंटर से पास कर रही है, इसके अबाउट निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा ma²/12, और इसी फॉर्मूले से इंस्पायर होकर हम इस एक्सिस के अबाउट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कितना बनेगा? ये mb²/12 बन जाएगा। जब a साइड लेंथ के परपेंडिकुलर थी लाइन तो a²/12, जब b साइड लेंथ के परपेंडिकुलर होगी तो b²/12। और अगर हम मान लो एक थर्ड एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जो कि इस शीट से परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट जो होता है ये होता है ma² + b²/12। ठीक है, और नोटिस करो क्योंकि हमने रेक्टेंगल के लिए लिख लिया है तो हमें स्क्वायर के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली रेक्टेंगल में a = b डाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं बच्चों, ये सारे आपको एकदम रट्टे हुए होने चाहिए प्रॉपरली। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँ या उसका नाम लूँ, तुरंत आपको फ्लैश करना चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमें ये याद है और अगर हमें दो थ्योरम्स जिनको कि हम एक्सिस थ्योरम्स पता है, अगर हमें ये थ्योरम्स पता हो, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो, तो हम इनको यूज करके बहुत सारे अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब एक्सिस थ्योरम्स क्या हैं? सो देयर आर 2 थ्योरम्स, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं, वेरी यूजफुल थ्योरम्स। इनमें से फर्स्ट थ्योरम है जिसको हम कहते हैं द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम है इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है। क्या है ये थ्योरम, जरा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, दूसरी जो थ्योरम मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड हो, हॉलो हो, जैसा भी हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं सपोज इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आ रहे समझे? अब हमें ये पता है कि इसका मास कितना है और इसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है और इसके पैरेलल भी है, हेंस द नेम पैरेलल। ठीक है, मतलब कि तुम जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो उससे पैरेलल एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अगर उसके अबाउट समहाउ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, ठीक है, और हमें यह भी पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा md² + ICM। ठीक है, दिस इज व्हाट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज, अ वेरी वेरी यूजफुल थ्योरम। कैसे यूजफुल होगी मैं भी करके दिखाऊंगा, बट पहले आप एक बार थ्योरम कह रही है उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, ये कह रही है कि एक एक्सिस है, एक जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमें ये पता है कि गिवन एक्सिस से पैरेलल एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम उस जानकारी को यूज करके इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज ये रॉड है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। मैंने कहा कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड बट विच पासेस थ्रू वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक है, तो पहले सोचते हैं कि क्या ये एक्सिस खुद सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? नहीं, ये तो पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या इससे पैरेलल एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे ऐसी दिखेगी हमें? ठीक है, और क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है? बिल्कुल पता है, हमने वो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद किया है। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा ICM, दैट मीन्स दिस वैल्यू प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इनके बीच में डिस्टेंस पता है क्या हमें? बिल्कुल पता है, ये डिस्टेंस था l/2। ठीक है, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेशन करो, ये ml²/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव नाउ डिस्कवर्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड व्हिच पासेस थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, कैसे किया हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करा और हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज ये एक डिस्क है, ठीक है,
और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी पेरिफेरी से पास होती हुई एक एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, ठीक है। इसका मास m मान लेते हैं, इसका रेडियस r मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग, क्या इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, पहले तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सी एक्सिस कैसे ड्रॉ होगी, ये है क्या वो एक्सिस, ठीक है। तो क्या इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, बिल्कुल पता है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यों याद करे थे, ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्या वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो जो आई हम निकालना चाहते हैं वो होगा mr²/2 प्लस m इंटू r², यानी कि वो होगा 3/2 mr²। देखो आ रहेगा समझ में, क्लियर है बच्चों। सो दिस इज हाउ वी यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट थ्योरम व्हिच वी कॉल एज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू पैरेलल। एब्सोल्यूट टर्म्स में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट व्हेन कंपेयर टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कहती है ये थ्योरम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दिस थ्योरम इन्वॉल्व्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट एक्सिस। समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वेरी सिमिलर टू XYZ एक्सिस, ठीक है। वो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है और वो तीनों कॉन्करेंट होती है, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं और वो पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है। तो दिस इज द वन थिंग दैट यू रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग, इट इज एप्लीकेबल टू प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक शीट से काट के बनाए जा सकें, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस के। जैसे सपोज एक प्लाई थी, एक शीट थी, ठीक है, वुडन शीट थी या किसी भी मटेरियल की शीट थी। सपोज इसमें से तुमने कोई शेप काट के अलग कर ली, ठीक है, इसमें से तुमने कोई शेप काटी, तो ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हें मिलेगा कुछ इस तरीके से होगा, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल टू प्लेनर ऑब्जेक्ट। तो इसमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, इट इज एप्लीकेबल टू द प्लेनर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द थ्री एक्सिस टू शुड बिलोंग टू द प्लेन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो 2 आउट ऑफ 3 एक्सिस शुड lie in the plane of the object, ठीक है। यानी कि जैसे अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो सपोज अगर एक एक्सिस सपोज ऐसे है तो एक ऐसी, समझ आ रहा है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होंगी, बट 2 आउट ऑफ दीज 3 हैव टू लाई इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हिच आल्सो मींस ऑटोमेटिकली मींस दैट द थर्ड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, एंड देयरफॉर, मतलब कि हमने ये बात बोली नहीं क्योंकि ऑब्वियस थी, देयरफॉर द थर्ड एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसका नाम भी रख देते हैं, इसको थर्ड ही कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो ये जो थ्योरम है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसी पेज पे लिखी हुई है तो मैं इसी पेज पे लिख देता हूं। ये थ्योरम कहती है कि I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज, ठीक है। I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। दैट मीन्स जो एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये बात हमने ना यहाँ पे नोटिस करो, ऑलरेडी यूज भी कर ली है। नोटिस करो कि ये दोनों एक्सिस रेक्टेंगल के प्लेन को बिलोंग करती हैं, ये तीसरी एक्सिस उस प्लेन से परपेंडिकुलर है और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इन दोनों का सम है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसको हम कैसे यूज करेंगे, मतलब इसका यूज कैसे हो सकता है उसको समझते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक इस डायामीटर के अबाउट, ठीक है। अब तुम में से कुछ लोग सोचेंगे सर निकालना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अपने याद तो कराया था टेबल के अंदर, है कराया था याद। चलो चल के देखते हैं। हमने इस एक्सिस के अबाउट याद किया था, डायमीटर के अबाउट याद नहीं किया था,
ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो ये नहीं था। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे डायमीटर के अबाउट चाहिए। चलो ठीक है, निकालते हैं भाई। तो जिस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं उसको x मान लेते हैं। ऐसे ही करते हैं, अननोन क्वांटिटीज को x बोल देते हैं। सपोज अगर मैं एक दूसरा डायमीटर इमेजिन करूं जो कि इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस दूसरे डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो x से कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा। मेरी सोच समझ ये कहती है कि डिस्क के सारे डायमीटर आइडेंटिकल होते हैं, तो अगर एक डायमीटर के अबाउट x है तो इसके अबाउट भी x होगा। इनफैक्ट तुम कोई सा भी और डायमीटर बना दो उसके अबाउट भी x ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के वो डायमीटर चूज किया जो इससे परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है कि इसके अबाउट तो x है। अब अगर इसके अबाउट x है, इसके अबाउट x है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार ये एक्सिस के अबाउट भी फिर इन दोनों का सम यानी कि 2x होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये mr²/2 है। तो x पता लग गया हमें, x जो है वो mr²/4 है। देखो समझ में आया क्या? दिस इज हाउ वी कैन यूज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, जिनके बारे में अभी तक हमने याद नहीं किया है। सेम वे में हम एग्जैक्टली सेम वे में हम एक रिंग का भी काम कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, और हमसे कह दिया कि इस रिंग का डायमीटर के अबाउट निकालो। इस डायमीटर के अबाउट एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो कर देंगे। इसके अबाउट x है तो इसके अबाउट भी x है, तो इसके अबाउट 2x हो जाएगा, और हमें पता है कि ये mr² होता है, तो x की वैल्यू जो है ये mr²/2 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। हमने अभी तक कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े, हमने दोनों एक्सिस थ्योरम्स देखी, उनको यूज़ करना भी सीखा है, तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ऐसी है कि सपोज एक व्हील है, ठीक है, व्हील का मास है m और रेडियस है r, ठीक है। साइकिल का व्हील इमेजिन करो, बाइसाइकिल का व्हील। इस व्हील को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने स्पोक्स लगाए। साइकिल व्हील देखे, हमने स्पोक्स लगाए हैं। वी हैव यूज्ड 8 स्पोक्स, 8 हो गई है, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड 8 स्पोक्स ऑफ मास m एंड रेडियस r, लेंथ, ठीक है, लेंथ हो जाएगी ना, लेंथ r। जो स्पोक्स की लेंथ है वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मास ये स्मॉल m है। अब देखो ये व्हील किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा वो इमेजिन करो, ठीक है। ये व्हील घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसको हम व्हील की तरह यूज करें तो, ठीक है। तो इस व्हील की जो एक्सिस है उसके अबाउट इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कैसे करेंगे देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। पहले रिंग का लिख लेते हैं, तो रिंग के लिए तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, तो रिंग का हो जाएगा mr²/2। अब रॉड के लिए क्या ये स्टैंडर्ड एक्सिस है? नहीं, रॉड के लिए, किसी भी एक रॉड के लिए जो स्टैंडर्ड एक्सिस होती है वो उससे परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, वो नहीं है। बट दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये हमने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, ml²/3 आया था। देखो ये हमने रॉड का उसकी एक्सिस के अबाउट, उसके एंड से पास होती है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml²/3 लिखा था, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द रॉड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर बाय 3, एंड वी हैव 8 सच रॉड्स, सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक डिस्क है, ठीक है, इसका मास कैपिटल है मान लेते हैं। हमने क्या किया, इस डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क अटैच कर दी है, ठीक है, जिसका मास सपोज m/4 मान लेता हूँ, इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो जो बड़ी डिस्क का रेडियस है वो छोटी डिस्क का डायमीटर है, ठीक है। बड़ी डिस्क का रेडियस छोटी डिस्क का डायमीटर है, और अब हमसे कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। पहले तो इस एक्सिस के अबाउट इसको 1 कह देते हैं, और फिर इस एक्सिस के अबाउट इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने, 1 के अबाउट भी पूछ लिया, 2 के अबाउट भी पूछ लिया। तो पहले 1 के अबाउट निकालते हैं। तो 1 के अबाउट निकालेंगे तो तरीका हमारा वही रहेगा, हम एक एक करके दोनों डिस्क के बारे में सोचेंगे। तो जब मैं पहली डिस्क के बारे में सोच रहा हूं, नोटिस करो कि पहली डिस्क के लिए जो एक्सिस 1 है वो स्टैंडर्ड एक्सिस है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, यानी कि mr²/2। लेकिन सेकेंड डिस्क के लिए, छोटे डिस्क के लिए, ये एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है, रादर ये एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस के पैरेलल है। नोटिस करो, छोटे डिस्क की स्टैंडर्ड एक्सिस ये है, और जिस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है वो इससे पैरेलल है और इससे r/2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने पे कंसंट्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? इस छोटे डिस्क का इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट ये हो जाएगा स्मॉल m। मैं अभी तुम्हें समझाना इसलिए स्मॉल m यूज कर रहा हूँ,
स्मॉल m इंटू इसका खुद के रेडियस का स्क्वायर, यानी कि r/2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमने छोटे डिस्क का उसकी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट लिख दिया है, प्लस अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा m r/2 का स्क्वायर एंड दैट्स इट। यू फिनिश द कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब I2 का मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग खुद ट्राई करो I2 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, बाकी मैं करता हूं। तो I2 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो अगेन देखो, अब I2 ना तो फर्स्ट डिस्क की स्टैंडर्ड एक्सिस है, ना ही सेकंड डिस्क की यानी कि स्मॉलर डिस्क की स्टैंडर्ड एक्सिस है, लेकिन ये दोनों के पैरेलल जरूर है। तो पहली डिस्क का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²/2 होगा। फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस mr²। तो ये हो गया बड़े डिस्क का। अब छोटे डिस्क का लिखेंगे तो पहले छोटे डिस्क की खुद की जो स्टैंडर्ड एक्सिस है उसके अबाउट लिखो, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू r/2 का स्क्वायर बाय 2। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, ये डिस्टेंस देखो कितना है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 3r/2 है क्या, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे स्मॉल m इंटू 3r/2 का स्क्वायर एंड दैट विल फिनिश द राइटिंग पार्ट। नेक्स्ट वी हैव टू डू द कंप्यूटेशन दैट यू कैन ऑलवेज डू। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यू क्लियर ऑन दिस एवरीवन? ठीक है। सो गाइज, on that note, I will finish today's session. I will share an assignment with you along with this session. You can attempt that assignment, everyone. ठीक है। इसमें वो वाले सिचुएशन भी आ सकते हैं कि एक बड़ी डिस्क में से एक छोटे डिस्क को काट के अलग कर लिया, तो उसके लिए हमने जो सेंटर ऑफ मास में सोचना सिखाया था मैंने, कि इमेजिन करो कि नेगेटिव मास की डिस्क को हमने लाके सुपर इम्पोज कर दिया है, वैसा सोच के यू कैन वर्क इट आउट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ऑन दैट नोट आई विल फिनिश टुडे सेशन। आई होप यू लर्नड इनफ इन टुडे सेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन में मैं तुमको टॉर्क कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे।